मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। सुप्रभात, नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य गतिविधियों के साथ। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज कर्नाटक के दौरे पर। तुमकुरु के श्री सिद्धगंगा मठ में श्री शिव कुमारा महास्वामी जी के 7वें स्मृति दिवस समारोह में होंगे मुख्य अतिथि। बेंगलुरु में CMR इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। लखनऊ में चल रहे 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आज होगा समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समापन सत्र को करेंगे संबोधित। सम्मेलन के बाद मीडिया को संबोधित करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। बजट सत्र से बदलेगा लोकसभा में हाजिरी का नियम। अब लोकसभा सदस्यों की सदन के अंदर सीट से ही लगेगी उपस्थिति। सदन की कार्यवाही में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना उद्देश्य। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का विधायिका में AI के प्रभावी उपयोग का आह्वान। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संबोधन। राज्यों से समुचित AI प्रणालियों के लिए संस्थागत ज्ञान का उपयोग करने का आग्रह। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा, भारत और EU ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बेहद करीब। समझौता 2 अरब लोगों वाला ऐसा बाजार बनाएगा जो वैश्विक GDP के लगभग 1/4 का करेगा प्रतिनिधित्व। 27 जनवरी को होने वाले भारत EU शिखर सम्मेलन में समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में संगठन पर्व के अवसर पर पार्टी के रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने उनके नाम की घोषणा की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिन नबीन को बधाई दी और बीजेपी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताया। उन्होंने भरोसा जताया कि नितिन नबीन पार्टी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नवनियुक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष उस पीढ़ी से हैं जिसने देश में बड़े आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी परिवर्तन देखे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नितिन नबीन में युवा ऊर्जा है और संगठन के कार्यों का व्यापक अनुभव है जो पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए बहुत उपयोगी होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी का नेतृत्व परंपरा से प्रेरित है, अनुभव से समृद्ध है, जनसेवा और राष्ट्र सेवा की भावना से संगठन को आगे बढ़ा रहा है। हमारा नेतृत्व परंपरा से चलता है, अनुभव से समृद्ध होता है और जनसेवा, राष्ट्र सेवा के भाव से संगठन को आगे बढ़ाता है। साथियों, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने शून्य से लेकर शिखर तक का सफर देखा है। इस सदी में वेंकैया नायडू जी और नितिन गडकरी जी सहित हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने संगठन को विस्तार दिया है। राजनाथ जी के नेतृत्व में पहली बार बीजेपी ने अपने दम पर पूर्ण बहुमत हासिल किया। फिर अमित भाई के नेतृत्व में देश के अनेक राज्यों में भाजपा की सरकारें बनी। लगातार दूसरी बार केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी। फिर जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक और सशक्त हुई। केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा NDA की सरकार बनी। मठ में आज शिवैक्य शिव कुमार महायोगियों के लिंगैक्य के 7 वर्ष पूर्ण होने पर एक भव्य और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कार्यक्रम में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति कर्नाटक के 1 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वो सुबह 10:50 पर सिद्धगंगा मठ पहुंचेंगे। मठ पहुंचने के बाद सबसे पहले परम पूज्य शिव कुमार महायोगियों की गद्दी पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद सुबह 11 बजे गोसल सिद्धेश्वर मंच पर आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेंगे।
इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति तुमकुरू के श्री सिद्धगंगा मठ में आयोजित परम पूज्य श्री शिव कुमार महास्वामी जी की 7वीं पुण्यतिथि समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होंगे। ये कार्यक्रम शिव कुमार महायोगियों की शिक्षा, सेवा और सामाजिक उत्थान के लिए किए गए अतुलनीय योगदान को स्मरण करने का अवसर है। इसके बाद उपराष्ट्रपति दोपहर बाद बेंगलुरु रवाना होंगे, जहां वो CMR प्रौद्योगिकी संस्थान के रजत जयंती समारोह में भी शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली में गांधी आश्रम का दौरा किया। अपने संबोधन में उन्होंने सादगी, सेवा और सामाजिक उत्तरदायित्व के गांधीवादी आदर्शों पर बात की। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति ने प्रोफेसर डॉक्टर शंकर कुमार सान्याल की पुस्तक एज ऑफ एनलाइटनमेंट महात्मा गांधी विजन का विमोचन किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली के ऐतिहासिक गांधी आश्रम में स्थित हरिजन सेवक संघ का दौरा किया, जहां उन्होंने महादेव देसाई पुस्तकालय के विस्तारित परिसर का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पुस्तकालय का विस्तार केवल भौतिक विस्तार नहीं है, बल्कि इस विश्वास की पुष्टि है कि ज्ञान सामाजिक परिवर्तन का सबसे स्थायी साधन है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि समाज की सेवा करना एक नैतिक जिम्मेदारी भी है और राष्ट्र निर्माण का एक मार्ग भी। Library carries a legacy that is inseparable from the values of Mahatma Gandhi ji. The inauguration today is not only a physical extension of a library, it is the reaffirmation of a powerful idea that knowledge is the most enduring instrument of social transformation. Mahadev Desai ji was not only Gandhiji's devoted secretary and interpreter, but also thinker and writer who endured that Gandhian thought reached the masses with clarity and integrity. Visionary leader, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji has always placed great emphasis on preservation of knowledge and its outreach to dissemination. This library, I am sure, would work in that direction. उपराष्ट्रपति ने आश्रम के भीतर कस्तूरबा संग्रहालय का भी दौरा किया, जहां महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी 1930 और 1940 के दशक में दिल्ली यात्राओं के दौरान ठहरे थे। इस यात्रा को अत्यंत भावुक बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आश्रम में घूमना, जिसमें कस्तूरबा का साधारण घर, रसोई घर भी शामिल है, भारत के नेताओं के सादगीपूर्ण जीवन की एक सशक्त याद दिलाता है, जो सादगी, त्याग और अटूट दृढ़ संकल्प का द्योतक है। You are taking something from the society, then we have to contribute something back to the society. That is the great concept on which dharma that all our elderly leaders have lived. And Mahatma Gandhi ji believed that education must bring out the best in the body, in the mind, and in the spirit. So in all the three forms, he wanted to bring the best out, and he believed that it is only possible through the education. हरिजन सेवक संघ को महात्मा गांधी का बोया गया बीज बताते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि इसके काम ने शिक्षा, जागरूकता और सेवा के माध्यम से छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में देश की मदद की है। This is the way our leaders have lived. That's why even today, Harijan Sevak Sangh is relevant and it is functioning. That shows one truth to us. When you put a good seed, that will never die. The fruits will come out of that good tree, and that fruits will be beneficial to all the good people. Yeah, good thought has been seeded here by Mahatma Gandhi ji, and still it is serving the society. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने दिल्ली में केंद्र सरकार के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार पचौरी की पुस्तक चार्ल्स ऑफ अम्ब्रोसिया, राम जन्मभूमि, चैलेंज एंड रिस्पॉन्स का विमोचन किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने ASI की खुदाई और जनभागीदारी की भूमिका पर प्रकाश डाला। कहा कि राम मंदिर ने विश्व स्तर पर भारतीयों के आत्मसम्मान को बहाल किया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर भारत की सभ्यतागत यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां आस्था, कानून और लोकतंत्र गरिमापूर्ण ढंग से एक साथ आए।
भगवान राम को राष्ट्र की आत्मा और भारत का धर्म बताते हुए उन्होंने कहा कि 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने लाखों लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया और भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को प्रदर्शित किया। We never texted anything. Or whatever we have texted in the palm leaves, that has been eaten by the white ants, or it has been thrown, or it has been lost. But Britishers are always clever. They found the printing machine. After that, they texted everything. So whatever they say, that becomes the truth. And whatever the truth, we couldn't text it, that becomes false, or it has to be proved again. That is the unfortunate, and this book, I am very proud of it. At least our struggles in this modern era is getting texted, so that the future generation will have no doubts that it has been restored after a big struggle. This book captures the centuries-old struggle to build a Ram Mandir at the holy site of Ayodhya, the birthplace of Lord Sri Ram. Everybody believed that Lord Ram was born there. How they believed? Their ancestors have told. For our ancestors, their ancestors have told. For many centuries, it is the belief. And we couldn't prove it. It took so long time to restore our self-respect. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि आगामी बजट सत्र से लोकसभा सदस्यों की उपस्थिति केवल सदन के भीतर उनकी निर्धारित सीटों से ही दर्ज की जाएगी। मंगलवार को 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने इस नए नियम की जानकारी दी। ओम बिरला ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सदन की कार्यवाही में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब सांसदों की हाजिरी तभी मानी जाएगी जब वो सदन के अंदर अपनी तय सीटों पर उपस्थित होंगे। इससे पहले सदस्यों को संसद भवन परिसर में सदन के चैम्बर के बाहर से भी उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति थी। नए नियम लागू होने से सांसदों को हर दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने से उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने मंगलवार को कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता लगभग 2 अरब लोगों के लिए एक साझा बाजार का निर्माण करेगा, जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1/4 के बराबर होगा। उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा 25 से 27 जनवरी तक भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दोनों नेता गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर स्तर की बातचीत करेंगे। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि 27 जनवरी को आयोजित भारत EU शिखर सम्मेलन के दौरान इस बहुप्रतीक्षित समझौते पर वार्ता पूरी होने की औपचारिक घोषणा की जाएगी। ये प्रस्तावित समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच आर्थिक, व्यापारिक और रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला माना जा रहा है। Right after Davos, the next weekend, I will travel to India. There's still work to do, but we are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. Europe wants to do business with the growth centers of today and the economic powerhouses of this century, from Latin America to the Indo-Pacific and far beyond. Europe will always choose the world, and the world is ready to choose Europe. राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने विधानमंडलों की कार्यकुशलता में वृद्धि करने में AI की भूमिका पर जोर दिया है। साथ ही इस तकनीक को उपयुक्त और विश्वसनीय बनाने के लिए जरूरी विभिन्न कदमों का भी जिक्र किया। लखनऊ में 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के पूर्ण अधिवेशन को वो संबोधित कर रहे थे। अलग अलग राज्यों से आए पीठासीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने संसद में AI के व्यवहारिक उपयोग और इसके क्रियान्वयन के विभिन्न तरीकों पर बातचीत की।
संसद और राज्य विधानमंडलों के बीच अधिक तालमेल किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया, जिससे विधानमंडलों के संस्थागत ज्ञान का उपयोग संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों के द्वारा प्रभावी रूप से किया जा सके। उपसभापति ने राज्यों से समुचित एआई प्रणालियों के लिए संस्थागत ज्ञान का उपयोग करने का आग्रह किया। डिजिटलाइजेशन और खासकर एआई से संबंधित इनोवेशन, ये हमारा भविष्य तय करने वाले हैं। ये इंस्टीट्यूशंस की ट्रांसपेरेंसी और इफिशियंसी भी तय करेंगे। जब इस पर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे गूगल के सीईओ पिचाई का सुंदर पिचाई जी का वह कथन याद आता है कि आज तक मानव सभ्यता में जो भी खोज हुए हैं उनमें एआई एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे इंसान ने ढूंढा है। इसे वह कहते हैं कि बिजली और आग से भी मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, पर इसमें संभावना क्या है कि आग को इंसान ने अपने हित में प्रयोग करना सीख लिया, हमें एआई को भी उसके अनुकूल बनाना होगा। ये हमारी चुनौती है। हम ऐसे समय में एकत्र हैं जब टेक्नोलॉजी और विशेष रूप से एआई यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे सार्वजनिक जीवन, प्रशासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्य व्यवहार उसको नए सिरे से परिभाषित कर रही है। यह केवल तकनीकी परिवर्तन नहीं है, यह संस्थागत सोच, जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व की भी परीक्षा का दौर है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि एआई को संसदीय उपयोग के लिए उपयुक्त बनाने वाला तत्व केवल उसकी एल्गोरिथमिक क्षमता मात्र नहीं है, बल्कि ये ज्ञान है जिसके आधार पर इस टेक्नोलॉजी को ट्रेन किया जाता है। यह तकनीक विधानमंडलों पर खुद को थोप नहीं सकती, बल्कि इसे विधायिका के कामकाज के अनुकूल बनना होगा और उसे खुद को उसी अनुसार ढालना भी होगा। विधायिका के संदर्भ में हमें कौशल यानी स्किल और नॉलेज के बीच अंतर को समझना होगा। स्किल टेक्नोलॉजी का आयाम है, इसे हम हासिल कर सकते हैं, ट्रांसफर या आउटसोर्स कर सकते हैं स्किल को, जबकि नॉलेज कॉन्टेक्चुअल है, यह संस्था में ही समाहित होता है। और विधायी ज्ञान दशकों की बहसों, फैसलों, सम्मेलनों और संवैधानिक परंपराओं के माध्यम से विकसित हुआ है। एआई और लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मुख्यतः प्राइवेट सेक्टर की देन है। संसद को इस तकनीकी कौशल का लाभ उठाना ही चाहिए, लेकिन संसद के लिए एआई महज एक एल्गोरिथमिक क्षमता नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है वह ज्ञान जिस पर एआई को प्रशिक्षित किया जाता है। संसदीय एआई को संसद के भीतर डेवलप किया जाना चाहिए। सावधानी पूर्वक चयनित संसदीय डाटा से उसे पोषित किया जाना चाहिए। भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल भुगतान को सख्ती से लागू करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब अगर किसी वाहन का टोल या यूजर फीस बकाया है तो उसे वाहन से जुड़ी कई अहम सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स सेकेंड अमेंडमेंट रूल्स 2026 को नोटिफाई किया। इसके तहत सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में अहम संशोधन किए गए हैं। सरकार ने इन बदलावों का उद्देश्य यूजर फीस के पालन को बेहतर बनाना, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन की दक्षता बढ़ाना और टोल चोरी को रोकना है। अधिसूचना में यह भी साफ किया गया है कि टोल या यूजर फीस का भुगतान न करने वाले वाहन चालकों को वाहन से जुड़ी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसी कई महत्वपूर्ण सेवाएं नहीं दी जाएंगी। इस कदम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल चोरी पर नियंत्रण और टोल प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा है कि टेक्नोलॉजी के लोकतंत्रीकरण को लेकर दुनिया में काफी उत्सुकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एआई और अन्य तकनीकी आविष्कारों का लाभ सभी लोगों तक पहुंचाना सही दिशा है। ये टिप्पणी उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रतिनिधिमंडलों में राज्यों की भागीदारी का स्वागत करेगी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकारी संघवाद के मंत्र को आगे बढ़ाता है। इस साल 10 राज्य दावोस में मौजूद हैं। एक सवाल के जवाब में अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जितने ज्यादा राज्य शामिल होंगे उतना बेहतर होगा। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि भारत का लक्ष्य 2047 तक लगभग 350 एयरपोर्ट बनाना है। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में 50 नए एयरपोर्ट बनाने का प्लान है। We are the third largest domestic aviation market in the world. And it was not a natural growth. It was because of the strong policy making,
and the strong infusion of capital into the civil aviation sector, and the whole idea that we have to democratize civil aviation in the country and expand the regional connectivity that has boosted us in the civil aviation sector. I can take it as an example in civil aviation, but the numbers will resonate through all the sectors. Whatever sector you pick in India, we have seen tremendous growth in the last 11-12 years, and we are projected to see that kind of growth for the next 25 to 30 years. And that is what we want to capitalize upon. That is what we want to build for the future. And this here is not the success story of India itself. We want it to be the success story of the entire world. And like I said, we want to collaborate. We want to not only gain from this. I know a lot of states are here to look for investment in the particular states. But the idea is not only to gain, but also to contribute with meaningful discussions, with meaningful debates, and also have a very sustainable, very safe, secure, technology-led future for all the people. And in civil aviation also, we are seeing tremendous growth happening. Right now, our senior minister has mentioned how from 74 airports in 2014, we have grown to 164 today. If you can calculate the number, it is like for every 45 to 50 days, we were starting a new airport. No other country in the world has done it in the last 11 years. And we are not stopping there. We have the plan to do 50 airports in the next 5 years. And by Viksit Bharat 2047, where we want to see a developed country, developed India by 2047, we want to have up to 350 airports. भारतीय चुनाव आयोग आज से राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के तत्वाधान में आयोजित ये 3 दिवसीय सम्मेलन 23 जनवरी तक चलेगा। IICDEM 2026 लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन के क्षेत्र में आयोजित अपनी तरह का अब तक का सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 70 से ज्यादा देशों के करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, भारत में स्थित विदेशी मिशन और चुनावी क्षेत्र से जुड़े एकेडमिक और प्रैक्टिसिंग एक्सपर्ट्स भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में चुनाव प्रबंधन निकायों से जुड़े सामान्य और पूर्ण सत्र आयोजित किए जाएंगे और इन चर्चाओं में देश के प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी भाग लेंगे, जिनमें 4 IIT, 6 IIM, 12 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और भारतीय जनसंचार संस्थान भी शामिल है। आयोग दुनिया भर के चुनाव प्रबंधन निकायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें भी आयोजित करेगा। सम्मेलन के दौरान चुनाव आयोग औपचारिक रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET लॉन्च करेगा। ये चुनाव से संबंधित सभी जानकारी और सेवाओं के लिए ECI का वन टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। इन आयोजनों के साथ ही एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी, जिसमें भारत में चुनाव कराने की विशालता और जटिलता को दर्शाया जाएगा। इसके अलावा सम्मेलन के पहले दिन इंडिया डिसाइड्स नाम की एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी दिखाई जाएगी, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा चुनाव 2024 के आयोजन की प्रक्रिया को पेश किया जाएगा। रिपब्लिक डे परेड सिर्फ परेड नहीं बल्कि एक कठोर अनुशासन, अथक मेहनत और अटूट समर्पण का प्रतीक है। फिलहाल मेरे साथ सुप्रभात में इतना ही। जाते जाते आपको दिखाते हैं रिपब्लिक डे परेड के पीछे की अनकही कहानियां। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। When the nation sleeps, a soldier wakes, not to applause, but to duty. This is not just a uniform. It is discipline stitched into fabric. Every badge earned, every insignia remembered. No mirror needed. Hands of discipline guide the final fold. A weapon here is not just power, it is trust. Handled with respect, carried with responsibility. While the capital sleeps under winter's weight, they walk into it. Every step measured, every movement repeated, again and again. Because precision is not demanded, it is learned. Feet may tire, but resolve does not.
Just as they guard the nation without pause, they march on. A soldier learns more than marching. He learns rhythm, with the force that breathes beside him, with the machine he commands, with the land beneath his feet. Nature, technology, weapon. The Republic Day Parade is not a performance. It is a promise rehearsed before it is honored. A soldier is not made in a day. He is shaped day and night for the nation.